तो फ्रेंड्स कैसे हैं। रिवीजन क्लास शुरू हो गई हैं। रिवीजन क्लास को आप लोग जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करना शुरू कर दें। अब 3 वीडियो आपके मिल गई होंगी, आज ये चौथी क्लास होगी रिवीजन की। इसके अलावा भी और भी आपके सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। सभी लोग रिवीजन करें और शाम की जो MCQs आज आपकी क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट आपके जो चल रहे हैं, जरूर जरूर ज्वाइन करें। रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन करें खूब अच्छे से और शाम को क्लास जो होती है प्रैक्टिस करें। आपकी बहुत अच्छी चीज़ें तैयारी हो जाएंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से कर पाओगे अपने जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। समाधान बैच है, आप सबको पता है, पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए आप सबके लिए है। जो लोग चाहते हैं पीसीएस का प्रीलिम्स देना, उनका आराम से निकल जाए, रुके ना बिल्कुल। बहुत से लोग रुक जाता है, किस वजह से रुकता है? किसी का CSET नहीं हो रहा, किसी का GS नहीं हो रहा। जिसका GS हो रहा है उसका CSET नहीं हो रहा, CSET हो रहा है उसका GS नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। इन दोनों चुनौतियों को समझ सॉर्ट आउट करना है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना कि भाई कैसे दोनों में सामंजस्य बन जाए, CSET भी हो जाए और पीसीएस का GS भी आपका क्वालिफाई हो जाए। GS तो बहुत से लोग क्या 95-100 तक GS कर लेते हैं, लेकिन उनके 33 CSET में नहीं बन पाते। इन सब चीज़ों को क्या है, समस्याओं को समाधान लेने के लिए आपको समाधान बैच ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको CSET भी मिल जाएगा और यहीं पर आपको GS भी आपको कंप्लीट चीज़ें करवाएंगे हम लोग, जिससे कि आपको क्या CSET में समस्या ना आए और GS में दोनों का कट ऑफ क्लियर हो, आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो। नहीं तो दो में से एक चुनौती आपको फंसा देती है और फिर आप 1 साल बैठ के इंतजार कर। सोचना नहीं है, देर नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके इस बैच को आप सब लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। कोई भी समस्या अगर आती है आपको बैच ज्वाइन करने हो तो यहाँ पर आपको 7011127222 पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या, ऐप को डाउनलोड करने में समस्या है तो भी आप यहाँ बात कर सकते हैं, भी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं अपने रिवीजन सीरीज क्लास में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिवीजन को लेकर के। रिवीजन में हमारा टॉपिक होने वाला है आपका उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जी तंत्र के बारे में। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन है किस प्रकार का, कैसे कैसे बताइए। और इससे पहले कि आपको वीडियोस में आपने देखा होगा 3 टॉपिक हमने आपको पढ़ाए, पाचन तंत्र पढ़ाया, कंकाल तंत्र पढ़ाया है, और इसके अलावा आपको हमने पढ़ाया है क्या, श्वसन तंत्र, जो कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और तीनों ही आपको एक ही वीडियो में मतलब 20 से 25 मिनट आपने तीनों टॉपिक को कवर कर लिया। बहुत ही कम, इतनी जल्दी तो आप खुद भी अपने नोट्स लेकर बुक्स लेकर बैठोगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, वीडियोस को शेयर भी करें, देखें और दूसरों को भी दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में बात किया, हमने बताया कि पाचन तंत्र क्या है, जो भी चीज़ आप खाते अपने जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देना, क्या है, पाचन है। अब जो चीज़ पच गई उसमें बहुत चीज़ें वेस्ट मटेरियल हैं, उन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना है छान करके। उसके लिए हमारे शरीर में क्या है, उसके लिए हमारे शरीर में क्या है, एक सिस्टम बना है उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी कैसे होता है, तो इसमें होती किडनी, मुख्य भूमिका किसी किडनी की होती है, यकृत जिसको बोलते हैं, क्या वृक्क बोलते हैं। लिखो यहाँ पर क्या लिखा लिखा है, बस इसको बड़ा कर लेंगे आपको दिख जाएगा अच्छे से। एक लाइन की डेफिनेशन है, शरीर क्या करेगा, शरीर यहाँ पर ध्यान देना, शरीर जो आपका है, ठीक है, कोशिकाओं से वज्र या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, कहलाता है उत्सर्जन। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। एक लाइन की छोटी डेफिनेशन आपको आराम से याद हो जाएगी। अब यहाँ बात करेंगे मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र होते हैं कौन कौन से अंग से मिलकर बनेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे सारी, ठीक है। कौन कौन से उत्सर्जी अंग जो हैं मनुष्य के सहायक होते हैं उत्सर्जन में। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग, एक आपका तो त्वचा आता है, दूसरा आपका फेफड़े भी आते हैं, तीसरा आपका वृक्क आता है, चौथा आपका आंत जो होती है, आंत भी उत्सर्जन करती है। अभी बात करेंगे क्या करेगी, कैसे करेगी। तीसरा आपका यहाँ पर है, और आपके हैं क्या, यकृत। तो यकृत भी उत्सर्जन में भूमिका निभाता है, इस बात को याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में कभी उत्सर्जन में कार्य करने वाले अंग शामिल हैं, कौन शामिल नहीं है इसमें, तो आपको ये पता हो कौन से आते हैं। आंत है, फेफड़े हैं, त्वचा है, वृक्क है और यकृत है। यकृत मतलब लीवर, वृक्क मतलब किडनी। इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका क्या है, ये आपका लीवर है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी किडनी होती है, ये आपकी किडनी है। हाँ देखें, किडनी क्या है, वृक्क है ये। अब इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आंतों के बारे में। आंत क्या करती है, आंत आपको पता है कि आपके अनपचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है कौन, आंत। अनपचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना कौन कार्य करेगा, ये कार्य करता है आंत। तो आंत भी क्या है, मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ों और बारे में बात कर लेंगे, पहले इधर नीचे ही आपके त्वचा, हमने बताया कि त्वचा भी क्या करती है, त्वचा में ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, तैली ग्रंथियां होती हैं,
और स्वेट ग्लैंड होती हैं, जो कौन सी आपकी स्वेद ग्रंथियां होती हैं। तो तैलीय ग्रंथियां यानी ऑयली ग्लैंड्स और आपकी स्वेट ग्लैंड, दो तरह की ग्रंथियां मिलेंगी। तो ऑयली ग्लैंड से आपको क्या सीबम निकलता है, तो मोम बोलते सीबम निकलता है। कभी कभी आप देखते हो कि आप खेल रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके शरीर पे ऑयली ऑयली स्किन सी हो जाती है, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। बहुत से लोगों की स्किन ऑयली होती है, तैली होती है, क्यों? उनमें क्योंकि होती सबकी ऐसा नहीं है। सर्दी में देखो मॉइस्चर खत्म हो जाता है स्किन का, इसलिए सर्दी में आप क्या वैसलीन लगाते हो और तरह तरह की आप लोग क्रीम लगाते हो, मॉइस्चर वाली क्रीम लगाते हो। तो मनुष्य में क्या है, भगवान ने ऑलरेडी क्या है, ऑयल वाली ग्लैंड डाल दी, भाई लो ऑयल ग्लैंड डाल दी, अब तुम्हारे शरीर पे आराम से तेल निकलता रहे, शरीर तुम्हारा सूखेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। तो क्या होता है यहाँ पर तैली ग्रंथियां हैं और श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि जहां से पसीना निकलता है। आप देखो शरीर में गर्मी में क्या पसीना निकलता है, ठीक है, ये ग्रंथियां हैं, इसके वजह से निकलता है। तो पसीने का स्राव होता है और सीबम निकलता है कहाँ से, ये आपके उत्सर्जन ही अंग है आपके, कौन, त्वचा, स्किन। यहाँ पर फिर फेफड़े दिए, फेफड़े में क्या दो दो प्रकार के गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इन चीज़ों का उत्सर्जन कहाँ होता है, आपके फेफड़ों में। कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो और क्या करोगे, जलवाष्प आप जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे ठंडी में आप लोग देखते हो सुबह गाँव में कस्बे में आप रहते हो, तो बाहर जब घूमने जाओगे देखो आप बोलते हो आपके मुंह से भाप निकलती है। भाप क्या है, वाटर वेपर ही तो है, जलवाष्प ही तो है। तो शरीर से हमने क्या कहा, कुछ भी पदार्थ, कुछ भी चीज को बाहर निकालना, उत्सर्जन करना, वही क्या उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो उत्सर्जन तंत्र का ही भाग आपका क्या है, फेफड़ा है। तो आप जब बोलते हो शरीर से भाप निकलती है, वो क्या है, वो आपकी जलवाष्प है, वाटर वेपर है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो। एक प्रक्रिया जो होती है कहाँ होती है, आपके फेफड़ों में संपन्न होती है। लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर फेफड़ों से संबंधित, ध्यान रखेंगे चीजें। तो त्वचा, फेफड़े और आंत, इन दोनों के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, यकृत के बारे में बात करें। भाई यकृत कैसे आता है, यकृत कैसे इसमें शामिल है, यकृत उत्सर्जी अंग कैसे है। तो आपको पता है एमिनो एसिड्स क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन की भूमिका निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी सी लाइन है लेकिन काफी कुछ बता रही है। क्या बता रही, कि आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में, यानी रुधिर में जो अमोनिया है उसको किस में परिवर्तित करेगा, यूरिया में। हमने आपको जो कल क्लास में बताया था, पहले क्लास में, इससे पहले पाचन तंत्र में, वहां हमने बताया कि यूरिया का फॉर्मेशन कौन करेगा, यकृत करेगा। यहाँ आप समझो कैसे करेगा, यहाँ के बाद कैसे करेगा यहाँ पर आप समझ लो। तो आवश्यकता से अधिक जो अमीनो एसिड है और रुधिर में जो अमोनिया है, इसको यूरिया में परिवर्तित करने की भूमिका किसकी है, यकृत की है। तो याद रखना, यूरिया बनता कहाँ पर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यकृत में, वृक्क में, आंत में, स्टमक में, कहाँ बनेगा, यकृत में आपके यूरिया का फॉर्मेशन हो। ध्यान रखेंगे कैसे बनेगा, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी चीज देखो, हीमोग्लोबिन का विखंडन कर रक्त प्रवाह से अलग करना, हीमोग्लोबिन का विखंडन करना है और रक्त प्रवाह से अलग कर देना, ये भी कार्य किसका होगा, आपको पता है। हीमोग्लोबिन का विखंडन से क्या होता है, यूरोक्रोम बनता है, और यूरोक्रोम की वजह से क्या होगा, आपके मूत्र का, यूरिन का रंग कैसा, पीला होता है। कल की क्लास हमने एमसीक्यू जो करवाई है, उस क्लास को आप देखेंगे, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इतनी ही क्लास से आप देखो कम से 15 से 20 क्वेश्चन आप बना लोगे, इतने ही टॉपिक से खाली, ठीक है। एल्कोहल का निरावेशन करता है, ये क्या करता है, एल्कोहल का निरावेशन करता है। मतलब आप जब दारू और जो लोग पीते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जो समस्या क्या आती है, उनमें समस्या आती है कि भाई दारू से क्या होता है, किडनी तो बाद में खराब होगी, उससे पहले लीवर खराब होता है। नहीं बात ये, दारू पीते उनको समझाएं ना पिए, क्या होगा, लीवर सलामत रहे। नहीं तो किडनी तो बाद में खराब हो, किडनी की छन्नियाँ तो बाद में खराब होती हैं, उससे पहले लीवर खराब होता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ विषैली चीज़ जाएगी, सबसे पहले अफेक्ट कहाँ करती है, लीवर को। लीवर अफेक्ट करेगी, कोई भी चीज़ जाएगी आपके शरीर में, विषैली पदार्थ कुछ भी। अब देखो यहाँ पर लीवर का, आपके किडनी ऐसे कार्य क्या होते हैं, रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नियंत्रण करना, शर्करा, एमिनो एसिड आदि का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना, ये क्या है, किडनी का कार्य है। अपशिष्ट पदार्थ जो है इनको मूत्र के रूप में बाहर निकालना, दवाइयाँ, विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता है, इन्हें बाहर निकालना। ये सारे काम किसके हैं, सारे काम आपके किसके हैं, किडनी के होते हैं। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, इस बात को याद रखेंगे। नेफ्रॉन क्या है, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, या संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रचनात्मक और कार्यात्मक, और कार्यात्मक इकाई है आपकी, ध्यान रखना।
ये आपकी किडनी, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आपकी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसी तरह से फेफड़े, आप फेफड़ों में, फेफड़ों की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एल्यूविलाई है। उसी तरह से आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में सबसे छोटी यूनिट क्या है, न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्यूविलाई, इन ये सब क्या छोटी इकाइयाँ हैं। इस सबको याद रखना आप, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ये आते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल से आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, याद नहीं रख पाते, इस वजह से गड़बड़ हो जाता। सर्जन तंत्र हमने बात कर ली, तो हम बात करते हैं यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है इसके बारे में। तंत्रिका तंत्र जो है, इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर बात करेंगे तंत्रिका तंत्र जो है क्या कार्य करता है। देखो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर, यहाँ पर मस्तिष्क भी मिलता है, इससे मेरुरज्जु मिलता है। और तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तो सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य, संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको। सोचना, समझना, किसी भी आपके अंगों, जैसे हम बोल रहे हैं और हमने बोला, हमारा हाथ भी सर चल रहा साथ में, आप सोच रहे हो और आप पेन से लिखते जा रहे हो, ये क्या है, ब्रेन का और आपके हाथों के बीच का एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। पूरे बॉडी के पार्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तभी तो बॉडी काम करेगी सही से, तभी तो बॉडी बैलेंस में रहेगी। ये सब काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। कौन करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नर्वस सिस्टम का ये कार्य होता है। दूसरी चीज हमने बताया मेरुरज्जु, मेरुरज्जु कार्य क्या होता है, आपकी जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे, और मस्तिष्क को आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। जैसे मान लो कोई चीज़ डर लग रहा है, या कोई चीज़ सामान अचानक सांप सामने आ जाता है, शेर आ गया सामने, आप देख कर डर जाते हो, उस समय आप क्या एक्शन करोगे, वो आपका कौन, इन सबको रेगुलेट करेगा, कौन, आपका मेरुरज्जु, ये सब नियंत्रित करेगा। उद्दीपनों को संवहन करने का भी कार्य मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों को, जैसे मान लो कभी कभी आप देखते हैं कि आप बैठे हो तो अचानक से आपको मतलब किसी ने धक्का दिया, आप गिर गए। और कभी भी आप खड़े हो, आपको कोई धक्का तब भी नहीं गिरते हो। जब आप बैठे हो बिल्कुल शांति से, आपने दिमाग से बोला कि देखो अब हम, दिमाग कहता है अब हम शांत हैं, और जो मेरुरज्जु है भाई, आप अपना देखते रहना, गड़बड़ ना हो। मेरुरज्जु इतना एक्टिव नहीं होता, क्योंकि ब्रेन से मैसेज जाएगा तभी एक्टिव होगा पूरी तरह। मतलब धक्का लगा, वो गिर गया। तो ये सब क्या है, संवहन, उद्दीपनों का संवहन, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करेगा, ये मेरुरज्जु। दो चीज हमने बताया आपको, मेरुरज्जु कार्य करेगा, दूसरा यहाँ पर ब्रेन, हमें पढ़ना है यहाँ पर, ध्यान देना है ब्रेन के ऊपर। अब ब्रेन के ऊपर जो हमारी बात होगी, यहाँ पर ब्रेन के भाग कौन कौन से आते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें, ये आपको ध्यान रखना। ब्रेन में सबसे पहला आपका है अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क में आता है आपका सेरिब्रम आता है, इसी को बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेरिब्रम पूछेगा नहीं तो हिंदी में पूछेगा प्रमस्तिष्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है प्रीलिम्स में, दोनों साइड होता है, तो देख लेना, कभी कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश जरूर देख लो। इससे क्या कार्य, इसका कार्य होता है भाई, स्मरण शक्ति की, मेमोरी के लिए, संपर्क, सहभागिता, अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी है। कौन है ये, आपका मेमोरी के लिए पूछते हैं ना, सीधा क्वेश्चन आता है भाई, मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्स, मेमोरी किससे होती है, तो आपके सेरिब्रम से होती है। इसी अग्र मस्तिष्क में भाग आपका क्या, हाइपोथैलेमस, ये क्या कार्य करता है, तो तापमान को नियंत्रित करता है, भूख को नियंत्रित करेगा, प्यास को और प्यार को और घृणा को और परितृप्ति को। आपको किसी से नफरत है, हाइपोथैलेमस है, इसी वजह से नफरत है, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, क्यों है, हाइपोथैलेमस की वजह से। तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। टेम्परेचर को, भूख, प्यास, प्यार, नफरत, घृणा, कुछ भी है वो सब आपका कौन, ये हाइपोथैलेमस का कमाल। ठीक है। थैलेमस क्या करेगा, तो सूचना प्रसारण केंद्र है, आपको सूचना, ब्रेन को मैसेज जाता है कैसे, थैलेमस की वजह से, या ब्रेन मैसेज देता है किसको, थैलेमस की वजह से। दूसरा भाग यहाँ पर है मध्य मस्तिष्क, दूसरा भाग का मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। मध्य मस्तिष्क संतुलन और आंखों की पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। संतुलन और आंख की जो आपकी आंख है, सुनते हैं, सुन करके आप रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब कौन कर रहा है, मध्य मस्तिष्क। याद रखेंगे, कल सा है कुछ है खास। अब यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में क्या चीजें आती है, पश्चिम मस्तिष्क आपका आता है, इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। कौन सा आता है, सेरिबेलम आता है, इसको अनुमस्तिष्क, और मेडुला ऑब्लिंगाटा। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, ये पॉन्स करता है। सेरिबेलम क्या करेगा, संतुलन बनाएगा, ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण करेगा, और समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाता है सेरिबेलम। याद रखना, आपसे एग्जाम क्वेश्चन, समन्वय स्थापित करने वाला कौन सा ब्रेन का भाग है, तो करेगा आपका सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। और मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करेगा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, क्या रोल है इसका, इधर देख लेते। इसका इधर रोल क्या है, इसका इधर रोल है, देखो, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना। ठीक है। जो आपके हृदय की हार्ट बीट है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, ये आपका करेगा मेडुला ऑब्लिंगाटा। रक्तचाप का नियंत्रण, श्वास की
गति का नियंत्रण करता है, यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करेगा, जो आपकी सांस है का नियंत्रण करेगा। दूसरी चीज खांसना, छींकना, उल्टी, इन सब का नियंत्रण। और पाचक रसों का स्राव, इन सब का भी नियंत्रण कौन करेगा? इन सब का नियंत्रण आपका ये पश्च मस्तिष्क। ध्यान रखेंगे मस्तिष्क के बारे में, आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। ये आपने देखा, दो टॉपिक थे आपके इंपॉर्टेंट दोनों, हमने आपको यहाँ पर बताए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन से कौन से भाग हैं, इसके काम क्या होते हैं। 2 से 3 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मैक्सिमम याद हो जाएंगी। मैंने पहले कहा रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन के पर्पज से इसको लेना है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव आपको मिलेंगी यहाँ पर इसी क्लास में। ठीक है, जितनी भी आपको क्लासेस मिल रही हैं उन सब क्लास को आप रिवाइज करें, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए शाम को यूट्यूब पे क्लास होती है, वो आप सारी ज्वाइन करें। रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है, ये वीडियोस बराबर आ रही है, छोटी छोटी वीडियोस, इन वीडियोस को देखें और क्लास को शेयर करें। आपने कमेंट जरूर, क्लास अच्छी लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे, ये चीज़ें आपको जो बता रहे हैं ये चीज़ें समझ में आए, क्लास को लाइक कर दिया करो, क्लास शेयर भी किया करें अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दो टॉपिक हमने कवर किए इसमें। इससे पहले जो वीडियोस में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, और इससे इसी तरह से आपके 5, हमने क्या कहा, 5 से 7 वीडियो आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। 5 से 7 वीडियो में पूरी बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और 3 से 4 क्लास आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। 3 से 4 क्लास ही होगी फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी पूरी। तो 10 क्लास में हमने कहा कि 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका साइंस। 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो आ रही, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और समाधान बैच आप सब लोग ज्वाइन कर लें, बहुत ज़रूरी है सिम्स के को फाइनल कर लें। सिम्स आपका नहीं रुकेगा पीछे। मेंस में फिर आगे हम लोग बात करें, मेंस। और इससे पहले दिशा बैच हम लोग चलाएं, दिशा बैच 2023 वाला, उसमें बहुत सारे बच्चों ज्वाइन किया था, उसमें मेंस दिया है, काफ़ी सारे लोग भी चल रहा है, वो भी दे रहे हैं। इस चीज़ को पीसस का मौका आपको 1 साल के बाद मिलता है। गलती करोगे तो 1 साल बैठ के आप वेट, ये गलती ना हो, अपने साधन को बचाएं, अपनी मेहनत को बचा सकें, इसीलिए ये थोड़ी सी मेहनत आप यहाँ करेंगे। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत थोड़ा, बहुत कम प्राइस है इसकी। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए बाकी इस बैच समझे तो वो सारी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको समाधान बैचेस सबको ज्वाइन करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं उनका प्रीलिम्स ना रुके, समझो सीरियसली इस बात को समझो। गलती करोगे मौका 1 साल के बाद मिलेगा, और 1 साल का खामियाजा भुगतना आपको ही पड़ेगा। फिर कुछ पैसों के चक्कर में, थोड़ी ज़्यादा होशियारी चक्कर में 1 साल बैठ के भुगतना मत करना। हो सके तो ज्वाइन कर लेना।